टाइट्रेशन कार्ड सबको क्लियर है? क्या कंफ्यूजन है उसमें और किस पॉइंट में कंफ्यूजन है? ओके, मैं उतनी डिटेल से तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत पॉइंट्स जो हैं वो टाइट्रेशन करके आज रिपीट करवा रही हूँ ताकि अगर किसी को किसी जगह पे कोई कंफ्यूजन थी तो वो क्लियर हो जाए। मैंने बच्चों आप लोगों के सामने एक चीज डिस्कस की थी कि हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं इसमें हम लोग बफर्स की बात करते हैं कि बफर्स पीएच में चेंज को रेजिस्ट करते हैं। यानी अगर आप किसी सोल्यूशन के अंदर कोई प्रोटॉन या फिर OH नेगेटिव आयंस ऐड करते हो, एसिड या बेस ऐड करते हो, तो बफर्स एक ऐसा मिक्सचर है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि उस सोल्यूशन की पीएच को अल्टर नहीं होने देता, चेंज नहीं होने देता। एक्चुअली जो बफर्स के अंदर बफरिंग कैपेसिटी है वो वीक एसिड या वीक बेसिस की वजह से होती है। तो जब तक हम किसी वीक एसिड और वीक बेस की जो आयनाइजेशन पैटर्न है उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम उसको बफर्स पे भी अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के सामने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है वो एसिड्स दो कैटेगरीज में आते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं एसिड्स की? ये अब आप लोग बताएंगे, जल्दी बताएंगे, ऊंची आवाज आनी चाहिए सबकी। कितनी कैटेगरीज हैं? दो कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? वीक एंड स्ट्रॉन्ग। किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ है, यानी हम उसे वीक या स्ट्रॉन्ग किस लिए कहते हैं, वो हम इस बेस पे कहते हैं कि वो सोल्यूशन में कितनी जल्दी अपने प्रोटॉन्स को रिलीज करता है। लाइक अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं HCl की, तो HCl एक ऐसा एसिड है जिसकी आप जितनी कंसंट्रेशन सोल्यूशन के अंदर ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल आपने 0.1 मोलर HCl को किसी एक्वस मीडियम के अंदर एंटर किया, तो पूरे का पूरा 0.1 मोलर HCl ही आयोनाइज होगा और आपके पास 0.1 मोलर प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। विच मीन्स कि ये एक ऐसा एसिड है जिसने एक्वस मीडियम में जाते ही जितनी कंसंट्रेशन इसकी आपने ऐड की थी वो सारी कंसंट्रेशन आयोनाइज हो जाएगी और ये एसिड अपनी प्रोटोनेटेड से कौन सी फॉर्म में चला जाएगा? डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में चला जाएगा और ये केमिकल रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता। ये स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरी तरफ हमने ये चीज डिस्कस की थी कि वी हैव सम एसिड्स जिनकी जो आयोनाइजेशन है वो रिवर्सिबल है। लाइक अगर हम वीक एसिड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एसिटिक एसिड की बात करते हैं, एसिटिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि कुछ खास कंडीशंस में, कुछ खास पैरामीटर्स पे जो है वो आयोनाइज होगा और आयोनाइज होने के बाद क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? एक कॉन्जुगेट बेस प्लस प्रोटॉन। अब चूंकि वीक एसिड ने अपनी आयोनाइजेशन के बाद या अपनी जो है वो यहाँ पे प्रोटॉन को लाइब्रेट करने के बाद इसने क्या किया है? एक कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस की है, एक ऐसा काउंटर पार्ट प्रोड्यूस किया है जो कि उस प्रोटॉन को वापस एक्सेप्ट कर सकता है। सो इन सर्टेन कंडीशंस आपका ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये मीडियम से दोबारा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके वापस जो है वो प्रोटोनेटेड एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। अब मैंने अभी आप लोगों से कहा है कि देयर आर सम कंडीशंस जिनमें एसिटिक एसिड जो है वो अपनी प्रोटोनेटेड से डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में जाएगा एंड देयर आर सम कंडीशंस जिसमें एसिटिक एसिड की जो है वो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म वापस किस फॉर्म में आएगी? प्रोटोनेटेड फॉर्म में आएगी। सो अब हम उन कंडीशंस की बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा फैक्टर है, कौन सा पैरामीटर है जो कि वीक एसिड की आयोनाइजेशन को कंट्रोल करता है। ये पॉइंट स्ट्रॉन्ग एसिड पे अप्लाई नहीं होता। सो फ्रॉम नाउ ऑन हम लोग सिर्फ वीक एसिड की जो आयोनाइजेशन है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सपोज आपके पास ये एसिटिक एसिड किसी ऐसे सोल्यूशन में पड़ा हुआ है जिसमें आपने कोई बाहर से एसिड ऐड कर दिया, यानी आप इसमें एडिशनल प्रोटॉन्स ऐड करना शुरू हो गए। आपने एफएससी में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जब अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तो उस टाइम में उसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल होती है। अगर आप इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो, यानी आप प्रोडक्ट में एडिशन कर रहे हो ना, आपने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया। पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल थी, अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई है? कम हो गई है। सो ये सिस्टम वापस अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और ये किस तरह से इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा? जो एडिशनल प्रोटॉन्स आप ऐड कर रहे हैं
वो कॉन्जुगेट बेस के साथ रिएक्ट करेंगे और इस केस में आपका एसिटिक एसिड जो है वो अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में ही रहेगा। यानी एसिटिक एसिड जो है वो इस केस में अपने प्रोटॉन रिलीज नहीं करेगा, बिकॉज अगर इसने प्रोटॉन रिलीज किए तो सिस्टम की पीएच डिस्टर्ब हो सकती है। इस टाइम एसिटिक एसिड का ये काम है कि वो जो नए आने वाले प्रोटॉन्स हैं उनको भी हाइड कर दे, बिकॉज अगर ये मीडियम में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट किए प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और सोल्यूशन की पीएच भी चेंज हो जाएगी। सो एसिटिक एसिड इस टाइम में क्या करता है, जब आपकी प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उस केस में एसिटिक एसिड आयोनाइज नहीं होगा, बल्कि आपकी जो कॉन्जुगेट बेस है वो उन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके किस फॉर्म में एक्यूमुलेट होती जाएगी, प्रोटोनेटेड फॉर्म। अगर इसी पॉइंट को हम दूसरी तरह से ऑब्जर्व करें कि आप मीडियम के अंदर किसी बेस को ऐड कर रहे हैं, लाइक आपने OH नेगेटिव आयंस को ऐड करना शुरू कर दिया। OH नेगेटिव आयंस जो है वो हमेशा प्रोटॉन के साथ कंबाइन होंगे फॉर न्यूट्रलाइजेशन पर्पसेस। यानी जितना आपने OH नेगेटिव आयन ऐड किया है ये OH नेगेटिव आयन फ्री फॉर्म में सर्कुलेट होने की बजाय, बिकॉज अगर ये फ्री सर्कुलेट करेगा तो अगेन सोल्यूशन की पीएच क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है ना। तो ये OH नेगेटिव आयन यहाँ से प्रोटॉन को पिक करेगा और किसमें कन्वर्ट होता जाएगा, वाटर में। इट मींस के प्रोटॉन की कंसंट्रेशन अब क्या होना शुरू हो गई है, मैम एक्सक्यूज कम होना शुरू हो गया। और अगर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम ही रही तो सोल्यूशन की पीएच क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो इस केस में एसिटिक एसिड सोल्यूशन की पीएच को मेंटेन करने के लिए जो प्रोटॉन इसके पास पड़े हुए हैं उनको रिलीज करेगा और एसिटिक एसिड अपनी प्रोटोनेटेड से कौन सी फॉर्म में चला जाएगा, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में। सो इस पॉइंट को डिस्कस करने से हमें एक चीज का आइडिया हुआ कि जितने भी वीक एसिड्स हैं उनकी जो आयोनाइजेशन है या उनके जो एसिडिक बिहेवियर है वो उनमें प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मैम एक्सक्यूज मी एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, विच मींस कि ये इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। ये देख रहे हैं ना कि अगर कंसंट्रेशन में चेंज आया तो एसिड या तो प्रोटोनेट हो जाएगा या एसिड डी प्रोटोनेट हो जाएगा। सो आपका जो एसिड है इसमें इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, विच मींस द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दे आर डिक्टेटिंग कि किस कंडीशन में तुमने जो है वो आयोनाइज होना है और किस कंडीशन में तुमने आयोनाइज नहीं होना। और इसको मैंने कहा था कि ये जो कांस्टेंट है इसको हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, और अगर इसका नेगेटिव लॉग ले लिया जाए तो आप इसको कहेंगे कि नाउ दिस इज pKa, बिकॉज जिस चीज का भी हम नेगेटिव लॉग लेते हैं उसके साथ हम ये स्मॉल p की जो प्रीफिक्स है इसको ऐड कर देते हैं। pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन, POH is negative log of hydroxide ion concentration, pKw is the negative log of ionic product of water, and pKa is the negative log of acid dissociation constant। और जब भी हम नेगेटिव लॉग लेते हैं तो हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप डेवलप होता है, विच मीन्स जिस एसिड की pKa वैल्यू कम होगी वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, जिस एसिड की pK वैल्यू ज्यादा होगी वो एसिड क्या होगा, वीक होगा, बिकॉज इनके दरमियान क्या चीज है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अब लास्ट लेक्चर में जो हमने टाइट्रेशन कर्व पढ़ी थी उससे हमें एक और चीज का भी आइडिया हुआ था कि pKa वैल्यू को कैसे पता चलता है कि इस केस में प्रोटॉन ने रिलीज होना है या प्रोटॉन ने एक्सेप्ट होना है, विच मींस कि pKa वैल्यू को भी कोई फर्दर जो है वो इंफॉर्मेशन मिल रही है, और वो इंफॉर्मेशन इसे कहां से मिल रही है, pH से। यानी सोल्यूशन में अगर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम होगी या प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो उस एसिड की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेगी। अभी हमने प्रोटॉन कंसंट्रेशन को ही कम ज्यादा करके ऑब्जर्व किया ना, विच मींस के सोल्यूशन में जो पीएच का चेंज है या जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन है वो एसिड की स्ट्रेंथ को कंट्रोल करती है और वो एसिड को बताती है कि तुमने किस कंडीशन में या किस सोल्यूशन में अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहना है और किस सोल्यूशन में तुमने अपनी कौन सी फॉर्म में जाना है, deprotonated form में। So actually there is a relationship, there is a cross talk between pH of a solution and pKa value of an acid। और लास्ट लेक्चर में जो हमने टाइट्रेशन कर्व पढ़ी थी उस कर्व से एक्चुअली हमने इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। उस कर्व को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ और उससे जो चीजें हम लोग कंक्लूड करेंगे उसको आज जो है वो हम इंशाल्लाह एंड करते हैं। ये आपके पास सपोज यू हैव अ टाइट्रेशन कर्व। टाइट्रेशन कहते किसे हैं वैसे, एनी आइडिया? में जो
टाइट्रेशन कर्व देखी थी, उस टाइट्रेशन कर्व में हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि अगर हमारे पास किसी वीक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है और वीक एसिड में हमने एसिटिक एसिड की ही बात की थी, तो हम उस पीएच को देख सकते हैं जिस पीएच के ऊपर वो वीक एसिड अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा, और उस पीएच को ऑब्जर्व करेंगे जिसमें उसने प्रोटॉन रिलीज नहीं करना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से कहा है कि एसिड की जो प्रोटॉन रिलीज करने की स्ट्रेंथ है, एसिड का जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, वो सॉल्यूशन की पीएच पे डिपेंड करता है ना। सो अब हम एक रिलेशनशिप भी निकालेंगे ना कि जब पीएच पीके के बराबर आती है, इक्वल आती है, तो उस केस में एसिड की आयोनाइजेशन होगी या नहीं। जब पीएच पीके से कम होगी तब सॉल्यूशन जो है वो किस फॉर्म में होगा, एसिड किस फॉर्म में होगा, और जब पीएच जो है वो पीके से बढ़ जाएगी उस केस में एसिड का बिहेवियर क्या होगा। सो अब हम यहाँ पे इस टाइट्रेशन कर्व के थ्रू पीएच और पीके वैल्यूज के दरमियान रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करेंगे। काफी अच्छी लोरी सुना रही। ओके, यहाँ पे आप एक तरफ जो है वो बेस की कंसंट्रेशन लेते हैं, यानी सपोज यू हैव अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, व्हिच मींस इसमें आपके पास एक वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, और डेफिनेटली एसिटिक एसिड की ये पॉसिबल आयोनाइजेशन फॉर्म्स हैं जो कि किसी सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने आपसे कहा कि ये एक्वस सॉल्यूशन है, व्हिच मींस कि इसमें वाटर भी प्रेजेंट होगा और वाटर अपनी इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब हमने ये देखना है कि किस पीएच के ऊपर ये वीक एसिड अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में है और किस पीएच के ऊपर ये वीक एसिड अपनी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में है। सो आप उसके लिए इस सॉल्यूशन में ग्रेजुअली एक बेस को ऐड करते हो। सपोज आपने इसमें पहले कोई बेस ऐड नहीं की, देन आपने इसमें 0.1 मोलर, 0.2, 0.3, 0.4 और इस तरह से आपने इसकी कंसंट्रेशन को एक्सीड करते जाना। 0.9, और दूसरी तरफ है आपके पास सॉल्यूशन की पीएच। ओके, आप ये चीज ऑब्जर्व करते हो कि जब आप इस वीक एसिड के सॉल्यूशन में बेस को ऐड करते हो, इनिशियली आपने इसमें 0.1 मोलर सपोज बेस ऐड की, उस बेस के ऐड करने से क्या होगा, आप उसके अंदर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो। वो OH नेगेटिव आयंस इस सॉल्यूशन में से प्रोटॉन को कंज्यूम करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में, व्हिच मींस इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस या एडिशन ऑफ बेस की वजह से सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और जितनी प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम हो रही है उतनी पीएच क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अब अगर तो एसिटिक एसिड अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा, इसका मतलब है कि जो प्रोटॉन यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं वो प्रोटॉन एसिटिक एसिड की आयोनाइजेशन से बन रहे हैं, तो पीएच में किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर एसिटिक एसिड ने प्रोटॉन रिलीज ना किए, एसिटिक एसिड अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में ही पड़ा रहा, तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और पीएच क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम इस वीक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में 0.1 मोलर बेस को ऐड करते हैं तो आपके पास पीएच एकदम से बढ़ जाती है, जो कि हमें इस चीज की इंडिकेशन देती है कि इस केस में या इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका जो एसिटिक एसिड है वो सारे का सारा प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, वो आयोनाइज नहीं हो रहा। बिकॉज अगर वो आयोनाइज होता तो सॉल्यूशन की पीएच में इंक्रीज नहीं होना था, अगर होता भी तो इतना सडन या एब्रप्ट इंक्रीज नहीं आना था। ठीक है, जैसे ही सॉल्यूशन की पीएच जो है वो 3.76 पे पहुंची, अब आपने इसमें मजीद OH नेगेटिव आयंस ऐड किए, होना तो ये चाहिए ना कि अब मजीद अगर आप 0.2 मोलर इसमें OH नेगेटिव आयंस ऐड करते हैं तो आप pH 3 से 6 पे चली जानी चाहिए अगर एसिड प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, अगर एसिड प्रोटॉन रिलीज नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि आप जैसे 0.1 मोलर से OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो आपकी ये जो टाइट्रेशन कर्व है ना, ये थोड़ी सी फ्लैट होना शुरू हो जाती है इस तरह से, जो कि इस चीज को इंडिकेट करती है कि आपने 0.1 मोलर OH नेगेटिव आयंस ऐड किए तो सॉल्यूशन की pH 3.7 पे थी, 0.3 ऐड किए 3.8 पे गई, 0.4 ऐड किए 3.9, 0.5 से मुश्किल से 5 तक चली, which means कि आप इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन बेस की ऐड कर रहे हो लेकिन सॉल्यूशन की pH बहुत आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है, उसमें उतना सडन इंक्रीज नहीं हो रहा। सो दिस इज एन इंडिकेशन कि pH 3.76 के बाद एसिटिक एसिड ने अपनी आयोनाइजेशन स्टार्ट कर दी है, और ये वो जोन है
ये वो एरिया है जिसमें आपका जो एसिटिक एसिड है इसकी दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, प्रोटॉन डोनर भी एग्जिस्ट करती है और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी एग्जिस्ट करती है। बिकॉज जब ये आयोनाइज होगा तो सपोज इसके आपके पास जो है वो 0.1 मोल्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0.01 की आयोनाइजेशन होगी, फिर 0.02 की, थोड़ा थोड़ा करके ये आयोनाइज होगा। तो इस पूरे के पूरे मीडियम में आपके पास इस एसिड की दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगी, प्रोटॉन डोनर वाली फॉर्म भी और प्रोटॉन एक्सेप्टर वाली फॉर्म भी। सो हम कह सकते हैं कि इस मीडियम में या इस जोन में आपका जो प्रोटॉन डोनर है और प्रोटॉन एक्सेप्टर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं जब सॉल्यूशन की पीएच 3.7 से एक्सीड कर दे। फिर हम एक और पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही आपकी सॉल्यूशन की पीएच 5.76 या 6 से एक्सीड करेगी तो उसके बाद अचानक से दोबारा से पीएच का चेंज होना शुरू हो जाता है, पीएच बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है, व्हिच मींस जितना एसिटिक एसिड अपने प्रोटॉन रिलीज कर सकता था, जिस हद तक वो सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन कर सकता था उसने किया, अब उसकी सारी की सारी कंसंट्रेशन प्रोटोनेटेड से डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में चली गई, यानी एसिटिक एसिड की प्रोटोनेटेड फॉर्म कंज्यूम हो चुकी है। सो अब वो इस सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन नहीं कर सकता। तो अब अगर आप दोबारा से इसमें बेस ऐड करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, सॉल्यूशन की पीएच दोबारा से क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सो हम इस टाइट्रेशन कर्व से इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका जो एसिटिक एसिड है वो डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट आयोनाइजेशन फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब ये जो आपके पास जोन है, इस जोन को हम बफरिंग जोन कहते हैं। यहां से मैंने अभी एक पॉइंट कंक्लूड कर दिया। एसिटिक एसिड की अगर pKa वैल्यू की बात करें, इसकी pKa वैल्यू है 4.76। एसिटिक एसिड की pKa वैल्यू कितनी है, 4.76। तो इस टाइट्रेशन कर्व से हम 3 कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। जब आपका वीक एसिड किसी ऐसे सॉल्यूशन में पड़ा होता है जिसकी pH एसिड की pKa वैल्यू से कम है, तो वो वीक एसिड आयोनाइज नहीं होगा। वो वीक एसिड कौन सी फॉर्म में होगा, प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा। दूसरी बात हम ये करते हैं कि जब सॉल्यूशन की pH एसिड की pKa वैल्यू के या तो इक्वल हो जाए या सॉल्यूशन की pH एसिड की pK वैल्यू से बढ़ जाए, मैम बोर्ड क्लियर नजर नहीं आ रहा, क्या होना शुरू हो जाएगा, आयोनाइज होना शुरू हो जाएगा। सो यहां से हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी वीक एसिड उस सॉल्यूशन के अंदर कभी भी आयोनाइज नहीं होता जिसकी पीएच वैल्यू एसिड की pKa वैल्यू से कम है। और अगर आप उस सॉल्यूशन को किसी हायर पीएच वैल्यू पे रखें तो सारे का सारा एसिटिक एसिड कौन सी फॉर्म में चला जाएगा, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में। और मिड में एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा जोन है जिसमें आपकी दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। इसमें आपके पास डोनर भी है और इसमें आपके पास एक्सेप्टर भी है। जबकि इससे नीचे अगर आप देखें तो सारे का सारा एसिड कौन सी फॉर्म में है, डोनर, और इससे ऊपर आपका सारे का सारा एसिड कौन सी फॉर्म में, एक्सेप्टर। सो ओनली दिस इज द पोर्शन जिसके पास बफरिंग एबिलिटी है, दिस इज द बफरिंग जोन। अगर आपसे पूछा जाए कि एसिटिक एसिड किस पीएच रेंज में ऐसा बफर एक्ट करता है, तो ये उस पीएच रेंज में ऐसा बफर एक्ट करेगा जिस सॉल्यूशन की पीएच इसकी पीके वैल्यू से 1 यूनिट कम यानी 3.76 या इसकी पीके वैल्यू से 1 यूनिट ज्यादा हो। कोई भी वीक एसिड एक खास रीजन के अंदर ऐसा बफर एक्ट कर सकता है, और वो तभी ऐसा बफर एक्ट कर सकता है जब उसमें प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर दोनों प्रेजेंट है। क्योंकि इस रीजन से नीचे आपके पास सिर्फ डोनर है और इस रीजन से ऊपर आपके पास सिर्फ एक्सेप्टर है। सो इन दोनों रीजन्स में एसिटिक एसिड एज अ बफर यूज नहीं हो सकता। सो आपने अगर किसी ऐसे केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना है जो 4.5 पे हो रहा है, जो 5 पे हो रहा है, 3.7 पे हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन में आप एसिटिक एसिड को एज अ बफर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन स्टडी करना है जो कि pH 8 के ऊपर हो रहा है, तो तब एसिटिक एसिड वहां पे एज अ बफर यूज नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके, दोनों आपने इनके दरमियान एक रिलेशनशिप ऑब्जर्व करना है। ओके बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक रिलेशनशिप डेवलप किया था जिसमें हमने हेंडरसन इक्वेशन की बात की थी, याद है? मैं उसकी दोबारा डेरिवेशन में नहीं जाऊंगी। हमने ये चीज कही थी कि हेंडरसन इक्वेशन को जब डिराइव किया था कि एक्चुअली
किसी भी सॉल्यूशन में जो pH है इट इज इक्वल टू दी pKa प्लस log ऑफ एक्सेप्टर जिसको हमने A नेगेटिव कहा था ओवर एसिड अनडिसोसिएटेड एसिड जिसको मैं यहाँ पे डोनर कहूँ। ठीक है, यही पढ़ा था ना कि आपके पास A नेगेटिव ओवर HA, इसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ कि A नेगेटिव आपके पास कॉन्जुगेट बेस है जिसे आप एक्सेप्टर भी कह सकते हो और HA आपके पास एसिड है अनडिसोसिएटेड एसिड जिसको आप डोनर भी कह सकते हो। तो अगर इसी टाइट्रेशन कर्व से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को हम अप्लाई करते हैं हेंडरसन इक्वेशन में और ये देखते हैं कि क्या मैथमेटिकली वो चीजें प्रूव होती हैं या नहीं। सो हम पहले ये देखते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन कर्व में एक्चुअली हमारे पास प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। ठीक है, मिड पॉइंट पे हमारे पास दोनों प्रेजेंट हैं और इन दोनों की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल है। सो हम यहाँ पे इसकी अगर वैल्यूज को पुट करते हैं कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग, फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन भी 13 मोलर है और डोनर की कंसंट्रेशन भी 13 मोलर है। सो आपके पास यहाँ पे आएगा pH इज इक्वल टू, कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा, pKa प्लस log 1, log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। सो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा pH इज इक्वल टू pKa, विच मीन्स ये इस चीज को ठीक साबित कर रहा है कि एक्चुअली जब आपके पास किसी सॉल्यूशन में प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए तो उस केस में एक्चुअली सॉल्यूशन की जो पीएच है वो एसिड की पी के वैल्यू के इक्वल होती है। ग्राफ में हमें ये इंफॉर्मेशन बता रहा है ना कि मिड पॉइंट पे आपकी जो पीएच है और एसिड की पीकेए वो इक्वल है। सो हेंडरसन इक्वेशन भी हमें इस चीज को प्रूव करके दे रही है कि यस, जब किसी सॉल्यूशन में प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है तो वो एज अ बफर एक्ट क्यों करता है, बिकॉज उस केस में आपकी सॉल्यूशन की पीएच एसिड की पीके वैल्यू के इक्वल होती है और आपका एसिड जो है वो आयोनाइजेशन स्टार्ट कर देता है। उसमें दोनों ग्रुप्स हैं, एक्सेप्टर और डोनर, दैट्स व्हाई वो एज अ बफर। सो हमने एक सिनेरियो यहाँ पे देख लिया कि जब आपके पास प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन इक्वल होती है तो उस केस में एक्चुअली सॉल्यूशन की पीएच और एसिड की पीके वैल्यू भी इक्वल हो जाती है। अब अगर हम यहाँ पे कंडीशन को चेंज करते हैं कि सपोज आप एक ऐसे रिएक्शन को देख रहे हैं जिसमें एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाई है, और डोनर की कंसंट्रेशन कम है। सो हम एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन 13 रख लेते हैं और डोनर की कंसंट्रेशन 3 कर लेते हैं। इस केस में आपके पास क्या आंसर आएगा, 13/3 और फिर उसका लॉग लें। यहाँ पे मैं 4.76 लिख रही हूँ विच इज द pKa वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड। जी 13/3 0.6 और इसका लॉग लेंगे माइनस या प्लस 0.6। अब इसे ऐड करें तो ये आपके पास कितना आएगा 5.36। तो हम ये कहते हैं कि जब किसी सॉल्यूशन में एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन डोनर की कंसंट्रेशन से बढ़ जाए तो एक्चुअली उस केस में सॉल्यूशन की पीएच एसिड की पीके वैल्यू से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी तरह से अगर आप कंसंट्रेशन को कम कर देंगे 3/13 लिखेंगे, यानी आपके पास एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन कम है और डोनर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इस केस में आपके पास क्या आंसर आएगा, बिल्कुल कम होगी, -0.6। तो इस केस में आपके पास आंसर आएगा 4.16। ठीक है, इट मींस कि आपके पास जब एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन कम है और डोनर की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एक्चुअली इस केस में सॉल्यूशन की पीएच उसकी पीके वैल्यू से क्या है, कम है। सो जो चीजें हमने यहाँ पे हेंडरसन इक्वेशन से कैलकुलेट की हैं उनको हम मैथमेटिकली टाइट्रेशन कर्व से हमने देखी उनको हम मैथमेटिकली हेंडरसन इक्वेशन से भी जो है वो प्रूव कर सकते हैं। अब लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने इस इक्वेशन के बाद जो है वो एसिड बफर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, बायोलॉजिकल बफर्स के आपके जो एसिडिक बफर्स हैं, बेसिक बफर्स, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी ना कि आपके पास ये ऐसे मिक्सचर्स हैं जिसमें वीक एसिड है, वीक एसिड में अगर आप कोई फर्दर एसिड ऐड करते हो तो उससे प्रोटॉन कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और आपके पास केमिकल रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा।
which पढ़ाया तुमने? पढ़ाया तो मैंने, ये एंड तक लेके गई थी, आप रिकॉर्डिंग से एक बार देखिएगा कि आपके पास जो एसिडिक और बेसिक बफर्स हैं, पहले मैंने उनका डिफरेंस बताया था और उसके बाद ये कहा था कि अगर इसमें आप कोई प्रोटॉन या OH नेगेटिव आयंस ऐड करते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमने आयनाइजेशन ऑफ एसिड की बात की है कि इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन डिस्टर्ब करके आपकी जो आयनाइजेशन स्टेट ऑफ एसिड है उसको चेंज कर। आज जो हमने मेन पॉइंट डिस्कस करना है उसमें हमने कुछ बायोलॉजिकल बफर्स को पढ़ना है, ऐसे बफर जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में एग्जिस्ट करते हैं। 15 मिनट्स का ये लेक्चर होगा और उसके बाद आप लोगों का क्विज स्टार्ट होगा। ओके बच्चों, बायोलॉजिकल बफर्स की बात करते हैं कि एक्चुअली वी ऑल नो कि हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस हैं। लाइक अगर मैं एक सेल से स्टार्ट करती हूँ, आवाज क्या आ रही है? एक सेल से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो आपके सेल के अंदर भी फर्दर कंपार्टमेंट्स हैं। लाइक अगर आप ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सेल के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज में पायरुवेट में कन्वर्ट होना है और इस प्रोसेस के लिए भी आपको जो है वो 10 to 11 एंजाइम्स रिक्वायर्ड है। और हमें ये भी पता है कि जितने भी एंजाइम्स हैं उनके लिए एक खास टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और एक खास पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। इट मींस कि अगर आप विद इन सेल इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में भी पीएच को चेंज होने दोगे, अगर वहां पे पीएच का चेंज आया तो एक्चुअली वहां पे जो मॉलिक्यूलर डिवाइसेस हैं जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं वो वर्क नहीं करेंगे, बिकॉज उनका जो वर्किंग है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? सोल्यूशन या उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की पीएच के ऊपर। सो अगर आपने पीएच को चेंज कर दिया, सेल के अंदर ही पीएच चेंज हो गई, तो आपके वो एंजाइम्स उस केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास इसी सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है। अगर इसमें मैं सिर्फ एक ऑर्गेनेली की बात करती हूँ जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपकी जो सेंट्रल एनर्जी प्रोडक्शन के पाथवेज हैं जिसमें टीसीए साइकिल आ जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ जाती है, इसके लिए भी आपको एंजाइम्स रिक्वायर्ड है। सो ना सिर्फ आपको इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट की पीएच को मेंटेन रखना होता है, बल्कि आपको एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की पीएच भी मेंटेन रखनी है और आपको अपनी बॉडी के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं जिसमें हम ब्लड की बात करते हैं इसकी पीएच को भी मेंटेन रखना है, व्हिच मींस के बायोलॉजिकल सिस्टम में इवन इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, टिश्यूज की जो अरेंजमेंट है या आपका कोई बॉडी फ्लूइड है, हर एक कंपार्टमेंट या हर एक पोर्शन जो है वो पीएच सेंसिटिव है। किसी किस्म का चेंज जो है वो पीएच के अंदर वो बॉडी के लिए डेडली इफेक्ट कॉज कर सकता है। सो अब कौन कौन से बफर्स हैं जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें बफरिंग एबिलिटीज प्रेजेंट होती हैं? पहले तो मैं आप लोगों से एक चीज डिस्कस करूंगी और ये आप लोगों को अब समझ भी आ जानी चाहिए कि कोई भी ऐसा ग्रुप या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें वीक एसिड या वीक बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है उसमें बफरिंग एबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि ये वो ग्रुप्स हैं जो कि कुछ खास कंडीशंस में आयोनाइज होंगे और इनकी दो फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, प्रोटॉन डोनर भी और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी। सो अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड्स का अगर हम एक जनरल सा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम ये चीज कहते हैं कि उसमें हमारे पास एक वीक एसिडिक ग्रुप भी है विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड, वीक एसिड, और हमारे पास इसी मॉलिक्यूल के अंदर अमाइनो एसिड में वी हैव अ वीक बेस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके H3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकती है, एंड दिस इज एन एसिड जो कि प्रोटॉन को लूज करके COO नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकती है। इट मींस के प्रोटीन्स के अंदर जहां पे आपके पास ये ग्रुप्स हैं वीक एसिड और वीक बेसिस, अगर हम कुछ अमाइनो एसिड्स की बात करें जिनमें आपके पास साइड चेन में भी आयोनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं, लाइक एस्पार्टिक एसिड की बात कर लें या ग्लूटामिक एसिड की बात कर लें, तो ये ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें साइड चेन में एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे ये जो वीक एसिड्स और वीक बेसिस हैं ये इन प्रोटीन्स को बफरिंग एबिलिटीज जो है वो इम्पार्ट करेंगे। सो इनकी भी स्पेसिफिक pKa वैल्यूज होंगी और सोल्यूशन की पीएच को देखते हुए ये pKa वैल्यूज डिसाइड करेंगी कि किस सेल के अंदर या किस एनवायरनमेंट के अंदर ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये अपनी कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे।
लाइक अगर ये अमाइनो एसिड किसी ऐसे सोल्यूशन में पड़ा है जिसकी पीएच वैल्यू इसकी पीके वैल्यू के इक्वल है या ज्यादा है, तो ये अपना प्रोटॉन रिलीज कर देगा। यही प्रिंसिपल अभी हमने पढ़ा ना, तो इस प्रिंसिपल को हमने दोबारा अमाइनो एसिड पे भी अप्लाई कर। सो एक चीज तो हमने बायोलॉजिकल बफर्स में पढ़ी कि हमारी जो प्रोटीन्स हैं साइटोसोल के अंदर, प्रोटीन्स भी जो है वो सेलुलर पीएच को मेंटेन रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सपोज किसी केमिकल रिएक्शन में, ये आपके साइटोसोल में ही पड़ा हुआ है अमाइनो एसिड, और साइटोसोल में एक ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिससे प्रोटॉन रिलीज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट हुआ, और आप किस टाइम एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे, व्हिच मींस कि आपकी बॉडी के अंदर जितना पायरोवेट है वो किस में कन्वर्ट होगा, लैक्टेट में, और पायरोवेट से लैक्टेट की कन्वर्जन के दौरान आपके पास जो है वो NADH प्लस प्रोटॉन प्रोड्यूस। ये जो प्रोटॉन यहाँ पे फ्री फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं, ये सेल की पीएच को डिस्टर्ब कर सकते हैं ना। इट मींस कि आप इस प्रोटॉन को बफर करने के लिए आपकी प्रोटीन्स यूज हो सकते हैं। सो विद इन द सेलुलर सिस्टम जो प्रोटॉन रिलीज होते हैं या किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन कंज्यूम होते हैं, उनसे पीएच को जो है उसकी वजह से चेंज ना आए, या पीएच के चेंज को रेजिस्ट करने के लिए सेल के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, सेल के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, या सेल के अंदर बाकी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जिनमें कोई वीक एसिड या वीक बेस प्रेजेंट है, उन सब के पास बफरिंग एबिलिटीज हो। एक तो ये चीज होगी। इसके अलावा हमारे सेल के अंदर या हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड बफर सिस्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक है फॉस्फेट बफर। कौन सा बफर है? फॉस्फेट बफर सिस्टम, और दूसरा है बाइकार्बोनेट बफर। फॉस्फेट बफर सिस्टम एक्चुअली फॉस्फोरिक एसिड से ड्राइव हुआ है, H3PO4, जो कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में आयनाइज होगा, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, प्लस प्रोटॉन रिलीज कर देगा। उसके बाद आपके पास चूंकि इसमें मजीद प्रोटॉन अवेलेबल है, तो ये मजीद एक प्रोटॉन को लूज करके हाइड्रोजन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है और प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है। अब हमारी बॉडी की पीएच न्यूट्रल पीएच है ना, 7 से 7.4 तक की रेंज में हम कहते हैं कि कुछ कंपार्टमेंट में एसिडिक चल रही है, जैसे स्टमक है, कुछ सेल्स के अंदर या साइटोसोल के अंदर 5.9 पीएच के ऊपर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। सो एक रेंज है। अब आपके पास ये जो बफर है फॉस्फेट बफर, इसमें ये कंपोनेंट एज अ बफरिंग कैपेसिटी यूज होता है, और इसकी pKa वैल्यू कितनी है? 6.86 है, ठीक है, व्हिच मींस इसकी जो बफरिंग जोन है वो 5.86 से लेके 7.86 होगी। अभी हमने टाइट्रेशन कर्व से यही देखा ना कि जितने भी आपके पास वीक एसिड्स होते हैं उनकी जो बफरिंग एबिलिटीज हैं वो उनकी पीके वैल्यू से 1 यूनिट कम और पीके वैल्यू से 1 यूनिट अबव उस रेंज में होती है। इट मींस कि ये जो फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट बफर है, इसमें ये जो आपके पास डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है, ये डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एज अ प्रोटॉन डोनर एक्ट करेगी, ठीक है, ये डोनर है। जबकि यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोजन फॉस्फेट है ये क्या है? एक्सेप्टर। दिस इज एक्सेप्टर। सो ये आपके पास वो रेंज है जिसमें ये बफर जो है ये अपनी बफरिंग एबिलिटीज को शो करेगा, व्हिच मींस कि विद इन द सेल हम लोग इस बफर को यूज कर सकते हैं। हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं उनमें इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में फॉस्फेट बफर जो है वो पीएच को मेंटेन रखता है, बिकॉज अगर कोई केमिकल रिएक्शन 6 पे हो रही है उसकी पीएच को भी मेंटेन करेगा, 7 पे हो रहा है उसकी पीएच को भी मेंटेन करेगा, 7.2 है तो उसके लिए भी आइडियल है। सो बायोलॉजिकल सिस्टम में वन ऑफ द फेमस बफर इज द फॉस्फेट बफर, और इसके अलावा जो दूसरा बफर है दिस इज बाइकार्बोनेट बफर। प्रोटीन्स और बाकी मॉलिक्यूल्स के अलावा फॉस्फेट बफर सिस्टम, और लास्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। बच्चों बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम को थोड़ा सा आपने ध्यान से ये पास बुक नहीं है। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, इसका सोर्स कार्बोनिक एसिड है, जो कि ये लास्ट बैग लेक्चर में देखा था कि डाइक्रोटिक एसिड है, जिसमें 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और एक प्रोटॉन इसमें जो है डाइक्रोटिक एसिड, और 2 में से जो पहला प्रोटॉन है जिसकी pKa वैल्यू है, उसको लूज करने वाली जो pKa वैल्यू है दिस इज 3.77।
ये अगर आप लोग स्लाइड्स पे देखें तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक टेबल दिखाया था जिसमें मल्टीपल एसिड्स थे, मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक। कार्बोनिक एसिड ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और जो पहला प्रोटॉन है उसकी पीके वैल्यू कितनी है 3.77, व्हिच मींस कि किसी ऐसे सॉल्यूशन में जिसकी पीएच 3.77 या उससे ज्यादा है उसमें ये आयोनाइज होगा और किस फॉर्म में चला जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन प्लस प्रोटॉन। और इसकी पीके वैल्यू को कंट्रोल करने वाला जो फैक्टर है यहाँ पे के, इस पे डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन ओवर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन को इन टर्न एक और स्पीशी भी कंट्रोल करती है, और वो कौन सी स्पीशी है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा बायोलॉजिकल सिस्टम में डिसॉल्व फॉर्म में होती है, व्हिच मींस कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, बाइकार्बोनेट। अब इस चीज को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, लाइक हम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की बात करते हैं कि ग्लूकोज जब बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज होता है तो उसका एंड इफेक्ट क्या है कि ग्लूकोज फाइनली एटीपी प्रोड्यूस करता है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, व्हिच मींस दिस इज द मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट। जितने आपके सेल्स के अंदर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी उतनी ज्यादा क्या चीज बननी है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड ने कभी भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करना, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या चीज बना देनी है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये कार्बोनिक एसिड जो है ये इस पूल में एंटर होता जाएगा, व्हिच मींस कि इसकी कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करता है। जितनी कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी उतनी ही इसकी जो है वो क्या होती जाएगी, डिसोसिएशन होती जाएगी और आपके पास जो है वो यहाँ पे रिजल्टिंग प्रोटॉन्स भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। हम ये कहते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज होती है तो असल में उस केस में ये सिस्टम की पीएच को डिक्रीज कर देती है। क्यों डिक्रीज कर देती है, क्योंकि इस केस में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। और फिर एडिशनल कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं, एडिशनल बफर्स हैं जो कि इस प्रोटॉन्स को क्या करते हैं, हाइड करते हैं, इन प्रोटॉन्स को फर्दर जो है वो एडजस्ट करते हैं। नहीं, जितना कार्बोनिक एसिड बनेगा वो इसी पूल के अंदर एंटर होगा। अब अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड बायोलॉजिकल सिस्टम में रही, इसका मतलब है कि बायोलॉजिकल सिस्टम की पीएच ड्रॉप हो जाए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन में बनेगा उतना ही कार्बोनिक एसिड बनेगा, जितना कार्बोनिक एसिड बनेगा उतना ही कार्बोनिक एसिड जो है वो डिसोसिएट होगा, बिकॉज हमने कहा था ना अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अगर आपकी कोई सी भी कंसंट्रेशन बढ़ गई तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करती है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से बढ़ गई तो आपका कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होगा और वो क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, प्रोटॉन, व्हिच मींस कि सॉल्यूशन की या मीडियम की पीएच क्या होती जाएगी, एसिडिक होती जाएगी। इसको, इस कंडीशन को हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और एक्चुअली ये बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम हमारी बॉडी को एसिडोसिस से बचाता किस तरह से है कि ये एक, आप इसे कह लें कि हमारे लिए एक फायदेमंद चीज है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में है हमेशा वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म। यानी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में इट मींस उतनी ही गैसियस फॉर्म में है। और हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सहेल करवा देता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बनेगी डिसॉल्व से गैस में कन्वर्ट हो गई, इट मींस कि वो यहाँ पे इस कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज नहीं करेगी, और अगर कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगी तो पीएच भी ड्रॉप नहीं होगी। सो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में जाने की बजाय फौरी तौर पे गैस में कन्वर्ट होगी, और गैस में कन्वर्ट होने के बाद इसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा और लंग्स इसे क्या करेंगे, बॉडी से बाहर एक्सहेल कर देंगे। इज इट क्लियर? अगर क्लियर नहीं है तो ये स्लाइड में बस आप लोग एक चीज देखें और उसके बाद मैं जो वो कुछ स्टार्ट करवा रही हूँ। दिस वन, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें कि किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन अगर रिलीज होते हैं,
जैसे अभी मैंने यहाँ पे लैक्टिक एसिड की बात की, लैक्टिक एसिड या एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। प्रोटॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब है कि आपका केमिकल रिएक्शन अब कार्बोनिक एसिड को बनाएगा। जितनी प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी बाइकार्बोनेट के साथ वो रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। अब कार्बोनिक एसिड को डिसोसिएट करने के लिए वी हैव एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अगर बॉडी में कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो वो केमिकल रिएक्शन को यहां नहीं जाने देता, बल्कि वो फौरी तौर पे इस कार्बोनिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देता। यानी रिएक्शन यहां जाने की बजाय जो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज था उसने फौरी तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की, ये डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू लंग्स में जाएगी और लंग्स में जाके ये गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। सो अल्टीमेटली ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगी। इट मींस कि जितनी प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई थी इसकी वजह से पीएच पे किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज जो कार्बोनिक एसिड है ये कार्बोनिक एसिड फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर एक्सेल हो सकता है बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। बिल्कुल, अगर एंजाइम ना होता, यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज ना होता तो एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन होने की वजह से आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता था। तो ये असल में कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से जितनी कंसंट्रेशन आपकी कार्बोनिक एसिड की ज्यादा होगी उतनी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ये रिएक्शन रिवर्स में नहीं जाएगा।